गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th कूलाम्स लॉ चैप्टर में पीछे के लेक्चर में इसका प्राइमरी जानकारी दी जा चुकी है। आज कूलाम्स लॉ के बारे में बताया जाएगा। तो कूलाम्स लॉ क्या है? देखिए, कूलाम्स लॉ स्टेट्स अबाउट टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के बारे में ये कूलाम्स लॉ जानकारी देता है। क्या है? देखिए, आपने पीछे के लेक्चर में ये पढ़ा कि दो सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और अपोजिट नेचर के दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज के बारे में कूलाम्स लॉ बताता है कि ये किस तरह से एक्ट करता है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। मान लीजिए ये कोई दो पॉइंट चार्ज हैं, एक ये चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस R है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज इज R. Coulomb's law states that the electrostatic force between two stationary point charge, स्टेशनरी हो और पॉइंट चार्ज हो, ये इसकी कंडीशन भी है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो अगर सिमिलर नेचर के हैं तो रिपल्सन और अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज F is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, फिर से सुनिए कूलाम्स लॉ क्या है। The electric force between two stationary point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. अगर इन दोनों बातों को एक साथ कहा जाए तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल की जगह पर अगर इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा बेटे। तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है ये K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, where K is a constant, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और K की वैल्यू अगर सारे फिजिकल क्वांटिटीज को SI सिस्टम में रखा जाए, MKS सिस्टम में अगर इनकी यूनिट रखी जाए तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर F मतलब फोर्स की वैल्यू न्यूटन रखी जाए, चार्ज की वैल्यू कूलाम रखी जाए, डिस्टेंस की वैल्यू मीटर रखी जाए तो K की वैल्यू इतनी होती है 9 × 10⁹। इसकी जगह पर इसका मतलब इट मीन्स F में बी रिप्रेजेंटेड एट 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है 9 × 10⁹, इसके स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁹ के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 क्या है बेटे? एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। केवल एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो अब क्या कह सकते हैं? अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज एयर या वैक्यूम में एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेज हैं, इनके बीच एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज बीइंग जनरली इंसुलेटेड मीडियम सच एज पेपर है, ग्लास है, एक्सेट्रा। तो उस स्थिति में यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के साथ एक और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और F इक्वल टू 1/4πε0 K। ये कैपिटल लेटर का K होता है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ये होता है K की वैल्यू। अभी K बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। फार्मूला ये हो गया बेटे, अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई अदर मीडियम है तो फार्मूला ये लगाया जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर एयर या वैक्यूम होता है तो K लगाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स K की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम। किसके लिए? फॉर एयर और वैक्यूम। लेकिन अदर देन एयर और वैक्यूम, फॉर एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। फॉर एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर परफेक्टली कोई ऐसा मीडियम है जो परफेक्ट कंडक्टर है, अगर इन दोनों चार्जेज के बीच कोई परफेक्ट कंडक्टर मीडियम हो तो K की वैल्यू ये पूछा जा चुका है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर परफेक्ट कंडक्टर कितना होता है, तो K इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर परफेक्ट कंडक्टर, फॉर परफेक्ट कंडक्टर। ठीक है, फॉर परफेक्ट कंडक्टर K इक्वल टू इन्फिनिटी, फॉर एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम K इज ग्रेटर देन 1। अरे इन्फिनिटी भी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है, परफेक्ट कंडक्टर मीडियम है। और फॉर एयर और वैक्यूम K इक्वल टू 1। ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन 0 के, इसकी जगह पर एक और क्वांटिटी लिख सकते हैं एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ the dielectric medium. It means epsilon 0 K may be equal to epsilon। अगर ये पक्का है कि कोई अदर मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच, तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटे, F इक्वल टू 1/4πε0 K की जगह पर एप्सिलॉन आ गया, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, where epsilon is what? Epsilon is absolute permittivity of dielectric medium। तो ये फार्मूला पूरा हो गया कूलॉम्स लॉ के बारे में। ये स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के बीच काम करता है। और कूलॉम्स, चूंकि फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या है ये बताएंगे, इस पर चर्चा होगी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के लिए बच्चों आपको वेक्टर के बारे में थोड़ी इनिशियल जानकारी होनी चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। हालांकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन फिर भी यहाँ हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम उतना रिवाइज करवा देंगे। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के लिए आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको कायदे से समझ पाएंगे। हम उसको बताए दे रहे हैं, जिससे आपने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फिर भी बता रहे हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। Vector representation of any point with respect to origin is known as position vector of that point। ठीक है, जैसे ये origin है O,
यहाँ कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। एक ये पॉइंट है पॉइंट ए, तो वेक्टर ओ ए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ कोई अदर पॉइंट हम कंसीडर करें, मान लो ये कोई पॉइंट बी है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट बी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट बी दैट इज वेक्टर ओ बी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अगर इसको हम R1 से डिनोट करें, R1 वेक्टर R1, इसको वेक्टर R2 से डिनोट करें, तो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दैट इज वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर R1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट इज वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर R2। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सुन लो क्या होता है बेटे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किन्हीं दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के बीच का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में एक पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई भी दो पॉइंट्स हो, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए बी क्या है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बी दैट इज ये वेक्टर ए बी क्या है? वेक्टर ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली वेक्टर बी ए इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अच्छा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी माने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट इज वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज वेक्टर ओ ए। फिर से देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आप ऐसे भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी को आपने कहा है R2 माइनस वेक्टर ओ ए को कहा है वेक्टर R1, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हो गया। अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर along any vector, unit vector along any vector is equal to that vector upon magnitude of that vector। फॉर एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यूनिट वेक्टर along OA अगर निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर along OA, यूनिट वेक्टर के ऊपर ये कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या यूनिट वेक्टर along वेक्टर R1, चाहे वेक्टर ओ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R1, तो यूनिट वेक्टर along वेक्टर R1, यूनिट वेक्टर along वेक्टर R1 इक्वल टू वेक्टर R1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1। यूनिट वेक्टर along एनी वेक्टर, यूनिट वेक्टर along एनी वेक्टर इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर along एनी वेक्टर इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आप जानने के लिए यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आगे की बात हम बता रहे हैं। देखिए बच्चों, हम ये बता रहे हैं, सारी बातें हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ ऐसा है, तो आप चाहे हमारे ईमेल पर आप मैसेज करिए या कमेंट करिए, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात हो रही है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं इन स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस में कोई दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट ए है, यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q1 है। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड अनदर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q2 इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट ही रहेगी। जैसे अगर ये दोनों सिमिलर नेचर के हैं तो रिपल्स करेंगे, एक इधर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट हो गया। अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तब भी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट ही है। देखिए ये इधर ये चार्ज, अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स इधर फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स इधर फोर्स लगाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही रहता है। बात समझ में आ रही है ठीक से? मतलब सिमिलर नेचर के हैं तो रिपल्स करेंगे और अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन तो अपोजिट ही रहेगी। चलिए थोड़ी यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 आर ऑफ सिमिलर नेचर एंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12 एंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज F21। ठीक है, ठीक है। तो अब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज F12, ध्यान दिया ना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ तक तो ये स्केलर फॉर्म ही है, लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए ये F12 इज व्हाट? F12 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 दैट इज F12 की डायरेक्शन अलोंग B2A। तो यहाँ पर BA के अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, BA के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान यहाँ से देखिए इधर BA के अलोंग यूनिट वेक्टर है तो 2 से 1 के अलोंग यूनिट वेक्टर R, ये R2 1 यूनिट वेक्टर, और 1 से 2 Q1 से Q2 के अलोंग यूनिट वेक्टर R1 2, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये 2 से 1 की ये R मीन्स कि ये डिस्टेंस BA डिस्टेंस, R मीन्स ये BA डिस्टेंस कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर हो जाने पर वेक्टर नहीं रह जाती है। ऑल द स्क्वायर क्वांटिटीज आर बीइंग ऑलवेज स्केलर। तो वेक्टर BA की जगह पर क्या लिखें? देखिए AB बराबर आपने लिखा था, ध्यान से देखिए, वेक्टर AB बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। सिमिलरली वेक्टर BA बराबर क्या हो जाएगा बेटे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A दैट इज OA माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B दैट इज OB। अब वेक्टर OA की जगह पर वेक्टर OA इज वेक्टर R1 माइनस वेक्टर OB इज वेक्टर R2। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग BA क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग BA इक्वल टू वेक्टर BA अपान मॉड ऑफ वेक्टर BA। तो R1 माइनस R2 ये वेक्टर BA हो गया अपान मॉड ऑफ वेक्टर BA मीन्स R1 माइनस R2 का मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर BA लिखा हुआ है, तो अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। क्या आ जाएगा? F12 इक्वल टू वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान वेक्टर BA, ये है R1 माइनस R2 स्क्वायर है बेटे, तो ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर BA क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 अपान मॉड ऑफ R1 माइनस R2, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है,
अब ये R1 माइनस R2 का माड स्क्वायर है, R1 माइनस R2 के माड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया F12 इक्वल टू, ध्यान दे रहना, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का माड है, होल स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब और ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दिया इसको, ये चीज़ समझ में आ गई ठीक से। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 दैट इज F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान, वैसे तो यहाँ R1 माइनस R2 का होल क्यूब था तो इस कंडीशन में R2 माइनस R1 का होल क्यूब हो जाएगा। चलो एक लाइन लिख देते हैं, R2 माइनस R1 का होल क्यूब, ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। देखिए माड हमेशा पॉजिटिव होता है तो माड ऑफ R1 माइनस R2 और माड ऑफ R2 माइनस R1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, सेम है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान, देख लो बेटे ठीक से, ये लिखा है R1 माइनस R2 का होल, माड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, ठीक है, तो इधर का हम इसको अगर इरेज कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया बढ़िया से। देखिए ये R2 माइनस R1 वेक्टर है, ये अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। ऐसे आप लिख सकते हो F21 इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन लिया है, आगे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का माड होल क्यूब और ये R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब ठीक से आप देखिए, खूब कायदे से देखिए, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के माड का होल क्यूब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और यहाँ सेम वैल्यू यहाँ लिखिए, केवल माइनस आ गया है। इट मीन्स F12, देखिए ये माइनस का डिफरेंस है, बाकी तो वही है, दैट इज F12 वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F21 बट माइनस यहाँ लग गया। मतलब क्या हुआ, अगर वेक्टर में माइनस लग गया इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। मीन्स अगर दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स हमेशा इक्वल रहता है बट डायरेक्शन अपोजिट रहती है। ठीक, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है। इट मीन्स कूलॉम्स लॉ होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके, समझ में आया? ठीक, तो ये कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बुक में हो सकता है किसी बुक में थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करना, हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। वैसे हम प्रयास करते हैं सब बातें क्लियर हो जाएं। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो दो पॉइंट चार्जेस की बात चल रही है। अब मान लीजिए कि चार्ज कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज किसी सिस्टम में हैं। उस कंडीशन में मान लीजिए कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज माइनस Q2 है, ये चार्ज माइनस Q3 है, ये चार्ज प्लस Q4 है, ये चार्ज प्लस Q5 है, ये प्लस Q1 है। ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेज है, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं। तो इस कंडीशन में सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज एक कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज लगाया जाता है। कैसे?
अगर बहुत सारे चार्जेस से कोई सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ड्यू टू सेपरेट चार्जेज। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ड्यू टू अदर ऑल सेपरेट चार्जेज। मान लीजिए Q1 पर फोर्स हमको निकालना है ड्यू टू दीज चार्जेज, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 दैट इज F इक्वल टू, इसको चलो 1 2 3 ऐसे कह देते हैं, F12 प्लस F21 F12 प्लस F23 प्लस F34 प्लस F45 प्लस F51, ये होगा। मतलब ऐसे आप लिख सकते हो नेट फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R1 R2 R3, मान लीजिए डिस्टेंस है तो Q1 Q2 प्लस अपान R1 प्लस Q2 Q3 अपान R2 प्लस Q3 Q4 अपान R3 प्लस Q4 Q5 अपान R4 प्लस Q5 Q1 अपान R5, ये फार्मूला लगेगा बेटे। तो नेट फोर्स ऑल द फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ड्यू टू इंडिपेंडेंट चार्जेज, अलग अलग चार्जेज के कारण। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए, अगर कोई चार्ज है, कोई भी कंडक्टर है, तो उसको जब चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज उस कंडक्टर पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारा चार्ज उस कंडक्टर पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस कंडक्टर के शेप के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एरिया वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन द होल वॉल्यूम तब होगा जब वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर हो। कंडक्टर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में नहीं होता है, ओनली सरफेस पर होता है। तो तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, ये हम अब बताएंगे आपको। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 क्या है बेटे? फर्स्ट पॉइंट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मान लीजिए कि कोई थिन वायर है, उसका शेप चाहे स्ट्रेट हो, चाहे कर्व्ड हो, चाहे जैसा हो। किसी थिन वायर को जब चार्ज देंगे तो ये सारा चार्ज इसकी पूरी लेंथ पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सारा चार्ज इसके पूरी लेंथ पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और मान लीजिए कि ये कोई डीएल लेंथ है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है डीएल, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है डीक्यू। तो डीएल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है डीक्यू। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटे? डीक्यू अपॉन डीएल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट लेंथ is known as linear charge density represented by lambda, that is lambda equal to dq upon dl। यूनिट क्या हो जाएगी, q है कूलाम, चार्ज है ना, अपान मीटर। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ, जब ऑब्जेक्ट कोई थिन वायर के रूप में है, बहुत पतला ऑब्जेक्ट है, बहुत थिन वायर है, और इस पर आपने चार्ज दे दिया, तो यूनिट लेंथ का चार्ज क्या कहलाया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर मान लीजिए अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है, कोई मान लीजिए कंडक्टर प्लेट है, कोई कंडक्टर सीट है, उसको चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज इस सीट पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी कोई इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया ds है, ds इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया ds है, इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq है। तो इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस एरिया है ds सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq है, तो यूनिट सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो जाएगा dq अपॉन ds। dq अपॉन ds क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds कूलाम पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज ds इज सरफेस एरिया। ओके, ठीक है। अगर चार्ज को किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया जाता है और वो चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा केवल इंसुलेटर में होता है। पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, इंसुलेटर में। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये इंसुलेटर है, इसको आपने चार्ज किया तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा बेटे, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये कोई बहुत इनफाइनेटली स्मॉल वॉल्यूम है dv, इस dv वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq है, तो dv वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है dq, तो यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना हो जाएगा, dq अपॉन dv। यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो तीन बातें आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। यहाँ तक का टॉपिक आज का रहेगा बेटे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन डिस्कस होगा। आप देखिए, समझिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए। थैंक्स।